हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम हुआ था 2020 का, जो 2021 में कंडक्ट हुआ था, उसकी 12 अप्रैल की शिफ्ट वन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये 25 क्वेश्चन है शिफ्ट टू के। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि साइन स्क्वायर 60 प्लस टेन स्क्वायर 45 प्लस सेक्स स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 30। सिंपल वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करना शुरू कर देते हैं। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर, प्लस टेन 45 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर, सेक 45 की वैल्यू होती है √2 तो √2 का स्क्वायर, प्लस कॉसेक 30 की वैल्यू होती है 2 का स्क्वायर। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 3/4 प्लस 1 प्लस 2 माइनस, दिस इज माइनस है, ये माइनस है, -2। ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया 3/4 -1। 3/4 -1 कितना होता है? -1/4। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन है। वैल्यू पुट करेंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला गया कि एक जनरल स्टोर है जिसमें एमआरपी है 35600 और उसको डिस्काउंट प्राइस के बाद दिया गया 34888 में। तो हमें यहाँ पता लगाना है कि डिस्काउंट परसेंटेज कितना है। देखिए हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और पहले ये पता लगा लेते हैं कि डिस्काउंट है कितना। तो 10 में से 8 गया 2, 9 में से 8 गया 1 और 355 में से 348 गया तो बचा यहाँ पे 7। तो यहाँ पे हमें 712 रुपये का डिस्काउंट मिला है। और डिस्काउंट परसेंटेज इस पे अगर कैलकुलेट होता है, डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा कैलकुलेट होता है एमआरपी पे। तो एमआरपी मतलब मार्क प्राइस पे। तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए हम इसे 35600 से हम इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं, क्योंकि डिस्काउंट होता है डिस्काउंट बाय एमपी इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अगर आप देखें तो ये जस्ट इसका डबल ही है, तो ये इससे कट के आएगा 2। तो मेरा डिस्काउंट परसेंटेज कितना हो गया? 2%। ओके, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है, हमें यहाँ पे बोला गया है कि एक शॉपकीपर सेल्स 2 रेफ्रिजरेटर सेट्स एट सेम प्राइस। मतलब यहाँ पे हमें एसपी सेम दे रखी है। ये क्वेश्चन एसपी सेम वाला टाइप है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेशियो निकाल लेते हैं एसपी सीपी और जो प्रॉफिट लॉस का हुआ है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सीपी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लॉस और प्रॉफिट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एसपी। ठीक है, चलिए। तो पहले वाले रेफ्रिजरेटर पे हमें 40% का गेन हुआ है। 40% का गेन का मतलब 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। मतलब अगर सीपी 5 थी तो प्रॉफिट हुआ 2 का और उसे बेचा गया 7 में, बिकॉज 5 का 40% होता है 2। सिमिलरली जो सेकंड वाला रेफ्रिजरेटर है वो बेचा गया लॉस पे, 40% के लॉस पे। तो 5 अगर सीपी मानी तो लॉस हुआ -2 और एसपी हुआ 3। क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी बोला गया है कि एसपी इज सेम। अगर एसपी सेम है तो मैं यहाँ पे इसके रेशियो को भी सेम बना लेता हूँ। सेम बनाने के लिए मुझे 7 और 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कि है 21। तो मैं इस पूरी वाली को कर देता हूँ 7 से मल्टीप्लाई और इस पूरी वाली को कर देता हूँ 3 से मल्टीप्लाई। क्योंकि रेशियो है तो रेशियो हमें सब जगह मेंटेन रखना पड़ेगा। अगर मैंने एक रेशियो में मल्टीप्लिकेशन किया है तो मुझे सारे रेशियो में मल्टीप्लिकेशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अब मेरी एसपी दोनों जगह 21 हो चुकी है। ये भी मेरी 21 हो गई है और ये भी मेरी 21 हो गई है। क्वेश्चन की सारी कंडीशंस पे सेटिस्फाई कर चुका हूँ। तो यहाँ मैं देखूँ सीपी, दोनों सीपी का अगर मैं सम देखूँ तो ये होता है 15 + 35 और ये हो गया 50। अगर मैं प्रॉफिट देखूँ तो 6 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है और यहाँ पे 14 यूनिट का लॉस हुआ है। तो ओवरऑल अगर मैं प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज देखूँ तो मुझे यहाँ पे 8 यूनिट का लॉस हुआ है। यहाँ पे मैं अगर लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करता हूँ, लॉस परसेंटेज हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होगा। तो वो होगा 8/50 इंटू 100 और ये इससे कट जाएगा और ये हो जाएगा 16%। ठीक है, जो मैंने यहाँ लिखा है मैं एक बार इसको रिप्लेस करके इधर दिखा देता हूँ आपको। मैंने ये चीज़ लिखी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा लॉस परसेंटेज हो जाएगा 16%। तो ऑप्शन नंबर 1 इज माई राइट आंसर। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 1 मेरा सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है और हमें साइड दे रखी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? रूट एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 साइड स्क्वायर। इसे मैं अगर फॉर्मूला में पुट करूं, और क्योंकि जो 8.5 है यही मेरी साइड की वैल्यू है, ये मेरी साइड है, तो इस फॉर्मूला में क्या हो जाएगा? √3/4 मल्टीप्लाइड बाई 8.5 मल्टीप्लाई बाई 8.5, क्योंकि 8.5 का स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए 85 का स्क्वायर कितना होता है? 7 8 56 5625। तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू
8 9 72.25, 85 का स्क्वायर कितना होता है? 7225। ये निकालना वैसे आपको आता होगा, जो भी नंबर एंड होता है 5 से, उसकी जो पहली वाली 10th डिजिट होती है, मतलब इस केस में, तो उसका हम अगला नंबर जो होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 का अगला नंबर 9 है, 8 9 72, और पीछे हम 25 प्लेस कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब इसे हमें ऊपर वाली फॉर्म में देखना है, तो हम इसे कट कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आप ढंग से देखें तो 18 फोर्जा होता है 72, ठीक है, 18 फोर्जा होता है 72। मतलब ये जो वैल्यू है, ये 18 से थोड़ी सी बड़ी होगी, थोड़ी सी बड़ी होगी, मतलब 18 से थोड़ी सी बड़ी होगी। और मेरा आंसर क्या आएगा? 18 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू √3। ऑप्शन में चेक करूं तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो मेरा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा आंसर, क्वेश्चन बड़ा ही सॉल्व हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए काफी कैलकुलेशन आसान हो गई, क्योंकि हमें 4 और 72 अप्रोक्सीमेटली पता लग गया, तो हमने 18 से कट कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, दो नंबर के बीच का डिफरेंस है 5। तो a माइनस बी हमें दिया हुआ है 5। मैं मान लेता हूँ कि दो नंबर है, दोनों के बीच का डिफरेंस हमें 5 दिया हुआ है, ये मेरी होगी इक्वेशन नंबर 1। और दोनों के बीच के क्यूब का डिफरेंस जो है वो हमें दिया हुआ है 1850। अब देखिए, क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक बात है। अब मैं इस फॉर्मूला को अगर कन्वर्ट करने की कोशिश करूं ए माइनस बी में, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा ए माइनस बी, और ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। मैंने क्या किया है इस फॉर्मूले में, एक बार +2ab किया है, एक बार -2ab किया है, क्योंकि मेरे पास तो a माइनस बी ही है, तो मुझे a माइनस बी के फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने ऐसे कन्वर्ट कर दिया, और a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू 1850 है, जो मैं यहाँ रख देता हूँ। अब इसको मैं यहाँ पे वैल्यू पुटिंग अगर करूँ तो 1850 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3ab। मैं इसे कट कर लेता हूँ, ये गया 3 टाइम्स और वहाँ पर गया 70, ये हो गया 370। और 370 में से 25 अगर मैं माइनस करूँ तो ये हो जाएगा 345 इज इक्वल्स टू 3ab। अगर मैं इसे कट कर दूँ तो ये हो जाएगा 115। ए बी की वैल्यू यहाँ से मेरे पास आ गई है 115। देखिए, मुझे निकालना है दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, और दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मेरे पास ऑलरेडी ए माइनस बी की वैल्यू है, मुझे गिवन है क्वेश्चन में, मुझे निकालनी क्या है? ए प्लस बी की वैल्यू, ए प्लस बी की वैल्यू, ठीक है। तो देखिए, आप लोग जानते हैं कि अगर मेरे पास a माइनस बी की वैल्यू है तो मैं a प्लस बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी की जो वैल्यू होगी वो होगी अंडर रूट ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ ना, उसको एक्सपेंड किया मैंने फॉर्मूला को, और a प्लस बी और a माइनस बी की टर्म्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं इसे, तो ये हो जाएगा +4ab। देखिए, आप अगर इधर भी होल स्क्वायर करें और इधर भी होल स्क्वायर क्रिएट करें तो आप जानेंगे कि दोनों जगह जो वैल्यू आ रही है वो सेम आ रही है। तो a प्लस बी की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, और ये अंडर रूट में a माइनस बी का होल स्क्वायर है। a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना है हमारे पास? 5 5 25 प्लस 4ab। अगर ए बी 115 है तो 4ab कितना होगा? 460। 460, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो यहाँ से मुझे जो ए बी की वैल्यू है वो मिल जाएगी अंडर रूट ऑफ 485। ए प्लस बी, सॉरी दिस इज ना ए प्लस बी, ए प्लस बी की वैल्यू मुझे मिल गई 485। तो मैं इस वैल्यू को अगर, अब मेरे को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना है। मेरे पास ए प्लस बी की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 485 और ए माइनस बी की वैल्यू है 5। मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। मैं अगर ऑप्शन चेक करूं तो ऑप्शन नंबर 1 मेरा सही जवाब है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। यहाँ पे हमें बोला गया है कि वरुण एंड सियान किसी काम को 3 डेज में करते हैं, सियान और अनिल किसी काम को 4 डेज में करते हैं, और अनिल प्लस वरुण किसी काम को 6 डेज में करते हैं। तो सिंपली मैं टोटल काम कुछ मान लेता हूँ, और काम में क्या मानूंगा? इनका एलसीएम। तो इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 12। तो मैं मान लेता हूँ कि जो मेरा टोटल काम है वो 12 यूनिट्स ऑफ वर्क है। अगर 12 यूनिट्स ऑफ वर्क मेरा काम है तो वरुण और सियान एक दिन में 4 यूनिट ऑफ वर्क करते हैं, सियान और अनिल एक दिन में 3 यूनिट ऑफ वर्क करते हैं, और अनिल और वरुण एक दिन में 2 यूनिट्स ऑफ वर्क करते हैं। अगर मैं इन सबको ऐड करूं
तो ट्वाइस ऑफ वरुण प्लस श्यान प्लस अनिल का जो वन डे वर्क आ रहा है वो आ रहा है 4 5 7 8 9। इस बात का ये मतलब है कि वरुण प्लस श्यान प्लस अरुण मिलकर एक दिन में 4.5 यूनिट ऑफ वर्क करते हैं। अब मुझे ये काम टोटल निकालना है अनिल के लिए, तो मुझे अनिल का वन डे वर्क चाहिए। मैं यहाँ मुझे पता है कि वरुण और श्यान जो है वो एक दिन में 4 यूनिट ऑफ वर्क करते हैं। अगर ये दोनों एक दिन में 4 यूनिट वर्क करते हैं तो अनिल 0.5 यूनिट ऑफ वर्क करता होगा। अनिल एक दिन में 0.5 यूनिट ऑफ वर्क करता है और अनिल से हमें वर्क कितना करवाना है, 12 यूनिट वर्क। तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय वन डे वर्क ऑफ अनिल 0.5, तो आंसर कितना आ जाएगा, 24 डेज। ऑप्शन नंबर डी विल बी माय आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरेज का एक क्वेश्चन है। हमें बोला गया है कि 30 पीपल वेंट टू अ रेस्टोरेंट फॉर अ डिनर पार्टी, 20 ऑफ देम पेड 880 ईच एंड ईच ऑफ द रेस्ट ऑफ देम पेड 1110 मोर देन द एवरेज ऑफ द टोटल एक्सपेंसेस। देखिए यहाँ पे एक ग्रुप है 20 लोगों का, एक ग्रुप है 10 लोगों का। इन 20 ग्रुपों ने पैसे दिए 880 रुपीज ईच और इन लोगों ने पैसे दिए हैं, एवरेज तो दिया ही दिया है और 110 एक्स्ट्रा दिया है। अब वैसे तो नॉर्मली होना ये चाहिए था कि जो लोग डिनर करने गए हैं उन लोगों में उनका एवरेज स्प्लिट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इस 20 वाले ग्रुप ने पैसा कम दिया है एवरेज से, इस वजह से 10 लोगों ने 110 रुपए ज्यादा दिए हैं एवरेज से। तो अगर 110 लोगों ने 110 रुपए ज्यादा दिए हैं मतलब टोटल इन लोगों ने 1100 रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं। और ये 1100 रुपए एक्स्ट्रा इन्होंने क्यों दिए हैं, क्योंकि जो बाकी के 20 लोग थे इन्होंने एवरेज से कम पे किया, तो बेसिकली उनको कंपनसेट करने के लिए इन 10 लोगों ने उन्हें 1100 रुपए दिए हैं। तो देखिए अगर मैं बात करूं, जो 20 लोग थे उन्होंने 880 रुपए तो दिए ही थे सबने, अगर एवरेज में सबने 880 रुपए दिए थे, लेकिन ये जो 1100 रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं उन बाकी 20 लोगों ने, वो बेसिकली देने तो थे इन 20 लोगों को लेकिन दिए उन्होंने। तो अगर मुझे एवरेज निकालना है तो 880 प्लस 1100 डिवाइडेड बाई 20 कर देता हूं मैं और ये हो जाएगा 55। तो एवरेज कितना हो गया, 880 प्लस 55 और ये हो गया 5, 853 935, मतलब 935 रुपए का एवरेज पर बंदे का आया है। ओके, 935 पर बंदे का एवरेज आया और हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल एक्सपेंस कितना हुआ है। टोटल लोग डिनर करने कितने गए थे, 30 पीपल गए थे और पर बंदे का जो एवरेज है वो 935 है। तो मैं सिंपली मल्टीप्लाई कर देता हूँ 935 से, 935 मल्टीप्लाई बाई 30, 5 3 15, 1 कैरी, 3 3 9, 10 0 1 27 एंड 28 और एक जीरो, मतलब कि 28050 रुपीज ईच बंदे, मतलब टोटल एक्सपेंस हुआ था उन लोगों का वहां पे। ये मेरा ऑप्शन कौन सा है, ये मेरा है ऑप्शन नंबर ए। ओके, ये जो मेरा है 28050, 935 और 30 को मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और यहाँ पे इन्होंने हमें बोल दिया है कि जो x की वैल्यू है 0, देखिए इक्वल टू का मार्क है ना, तो जो वैल्यू है वो 0 हो सकती है, 30 हो सकती है, 45 हो सकती है और 60 हो सकती है और 90 हो सकती है, क्योंकि 0 से 90 के बीच में है, 0 एंड 90 इंक्लूडेड। तो इसमें मुझे ऑप्शंस में देखिए 45 तो दे ही नहीं रखा है, ये चारों ही मेरे पास पॉसिबिलिटीज है। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन पुट करके भी देख सकता हूँ। और अगर मैं देखूँ इसमें तो यहाँ पे ये है 3 कॉट, तो कॉट की वैल्यू, तो अगर मैं यहाँ पे इसकी कॉट की वैल्यू को रख देता हूँ 90, तो कॉट की वैल्यू को मैं 90 रख दूंगा, क्योंकि कॉस 0 पे 90 पे 0 होता है तो कॉट भी 0 होगा। तो अगर मैं 90 को यहाँ प्लेस कर दूं तो ये हो जाएगा 0 और कॉसेक 90 कितना होगा 1, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 7। तो देखिए सेटिस्फाई हो रही है ये इक्वेशन। तो आप जानते हैं वैसे 0 तो वैल्यू हो ही नहीं सकती है और 0 और 90 हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए हमेशा, अगर 0 और 90 ऑप्शन में है और अगर वहां पे नॉन डिफाइंड नहीं हो रही है तो 0 और 90 में से ही हमें वैल्यू रखनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन आप सिंपली वैल्यू पुटिंग से करके कर सकते थे, वैल्यू पुटिंग से ही करना था इसे बेसिकली। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें बोला गया है कि एक सर्कल है जिसका सरकमफ्रेंस है 40 पाई। सर्कल का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर।
2 पाई आर इज इक्वल्स टू 40 पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो आर की वैल्यू आ गई 20 सेंटीमीटर। अगर आर की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है तो एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू 20 अगर मैं पुट कर दूं तो पाई इंटू 20 का स्क्वायर, दैट विल बी 400 पाई। तो 400 पाई मेरा एरिया होगा, और अगर रेडियस मेरी 20 है तो मेरा डायमीटर कितना हो जाएगा, 40। तो ऑप्शन नंबर 2 मेरा आंसर हो जाएगा। मुझे पहले एरिया लिखना और फिर मुझे डायमीटर लिखना है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 कंफ्यूजिंग है, यहाँ पहले डायमीटर लिखा है फिर एरिया लिखा है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें दे रखी है 0 और ए बी सी की वैल्यू हमें दे रखी है 12। चलिए देखिए, मुझे 3 नंबर का एडिशन अगर 0 दे रखा है, इस बात से मुझे एक बात तो पता लग गई है कि यहाँ पे नेगेटिव नंबर इंक्लूडेड है। अगर नेगेटिव नंबर इंक्लूडेड नहीं हुए तो 3 नंबरों का सम कभी भी 0 नहीं हो सकता। चलिए मुझे ये बात पता लग गई कि तीनों में से कुछ ना कुछ तो नेगेटिव है पक्का। अब 3 नंबर का यहाँ पे हमें प्रोडक्ट दे रखा है 12, 3 नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है 12, और पहले वाली इक्वेशन से मैंने ये बात कंक्लूड की थी कि उनमें से नेगेटिव तो है ही है। तो अगर एक नेगेटिव होता तो प्रोडक्ट कभी पॉजिटिव नहीं आ सकता था, 3 नेगेटिव, तीनों नेगेटिव होते तो इनका सम कभी 0 आ ही नहीं सकता था, मतलब कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव रहे होंगे। तो यहां से मुझे ये बात पता लगी कि इनमें दो जो नंबर्स है वो नेगेटिव है, क्योंकि तभी तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आया है। अब देखिए, 3 ऐसे नंबर मैं ढूंढता हूं जिनका प्रोडक्ट 12 हो सकता है, तो देखिए, और इनका सम भी 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मैं 1 + 3 - 4 ये पुट कर सकता हूँ, क्योंकि देखिए 12 का प्रोडक्ट क्या होता है, 1 × 3 × 4, और यहाँ पे मुझे 2 नेगेटिव करने हैं। ओ नहीं, ये नहीं होगा, फिर तो मुझे 2 नेगेटिव रखने हैं ना, तो मैं एक काम करता हूँ, 1 और 3 को मैं नेगेटिव कर देता हूँ और 4 को मैं पॉजिटिव कर देता हूँ। अब देखिए, अब मेरी सारी चीजें सेटिस्फाई हो रही है, मेरा प्रोडक्ट भी 12 हो रहा है और मेरा सम भी 0 हो रहा है, मतलब ये तीनों वैल्यू सही है। मैंने यहाँ बेसिकली हिट एंड ट्रायल मेथड लगाया है, क्योंकि वैल्यूज काफी, प्रोडक्ट काफी छोटा आ रहा है, ज्यादा पॉसिबिलिटी है ही नहीं 12 के मल्टीप्लीकेशन बनने की। क्योंकि 6 × 2 × 1 लेता, तो अगर 6 और उन दोनों को भी मैं नेगेटिव ले लूं तो भी प्रोडक्ट कभी 0 नहीं बन सकता, तो भी एडिशन कभी 0 नहीं बन सकता। तो यहाँ पे मेरे को ये तीनों वैल्यू मिल चुकी है, मैं इस वाली इक्वेशन में इन्हें पुट कर देता हूँ। a³ + b³ + c³ -1 का क्यूब, अब कोई भी एबीसी कुछ भी रख लीजिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, -3 का क्यूब +4 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 1 -27 +64। 65 में से मुझे 27 माइनस करना है, मतलब मुझे 45 में से 7 माइनस करना है। तो मेरा, नहीं, कुछ मिस्टेक हुई क्या यहाँ पे, 3 का क्यूब 27 -1 का क्यूब विल बी माइनस, ओके ओके सॉरी ना, -1 -1 -27 +64 -28 +64 मेरा आंसर होगा। मुझे 64 में से 20 घटाना है, 44 में से 8 घटाना है, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 36। तो ऑप्शन नंबर 4 मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, द कंपाउंड इंटरेस्ट इन रुपीज टू द नियरेस्ट इंटीजर ऑन 8950 फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। ठीक है, तो मुझे 8950 रुपीज का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 9% से। तो अगर मैं बात करूं कि पहले साल कितना इंटरेस्ट लगा होगा, तो पहले साल लगा होगा इस चीज का 9%, वो मैं फाइंड आउट कर लेता हूं। 8950 का 9% होता है इतना, 9 5 = 45, 5 4 कैरी, 9 9 = 81, और 4 5 8 कैरी, 8 9 = 72, 72 और सॉरी, 9 5 = 45, 5 4 9 9 = 8 5 8 आया ना, 8 9 = 72 और 8 80, तो मेरा आया 805.5। तो मेरे पहले साल का जो इंटरेस्ट लगा होगा वो लगा होगा 805.5। जो मेरे दूसरे साल का इंटरेस्ट होगा वो 805.5 तो रहा ही होगा, उसके अलावा जो मेरा प्रीवियस ईयर का जो मेरा इंटरेस्ट है उसका भी 9% होगा। तो मैं वापस निकाल लेता हूँ, 805.5 का 9%, तो ये कितना हो गया, 9 5 = 45, 5 4 कैरी, 9 5 = 45 और 9 49, 8 9 = 72, और 3 डेसिमल आगे आ जाएंगे। तो मेरा, अब मैं
पहला मेरा पहले साल का इंटरेस्ट ये, और दूसरे साल का मेरा इंटरेस्ट, इन दोनों का एडिशन। मैंने बिल्कुल बेसिक मेथड लगाया ना, मैंने यहाँ पे कोई भी 9 का मैंने ओवरऑल मतलब सक्सेसिव करने की कोशिश नहीं की है। ओवरऑल 9 + 9 + 9 इंटू 9/100 वाला से निकालने की कोशिश नहीं की है। मैंने सिंपल कैलकुलेशन की है। अब देखिए तीनों को ऐड कर लेते हैं। 805.5 और 805.5 कितना होगा? 1611। 1611 हो गया। अब मुझे इसमें ऐड करना है 72.495, 5943861, और यहाँ पे 3 डेसिमल बाद आ रहा है, तो 1683 मेरा आंसर होना चाहिए। 1683 मेरा आंसर आ गया है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में मुझे बोला गया है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंट्रॉइड है। ये मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड एबीसी, ओके, एबीसी साइड का मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ये 27 है, ये 27 है, ये 27 है, और ये इसका सेंट्रॉइड है। देखिए इसका सेंट्रॉइड जो होगा वो ऐसे होगा कहीं, और ये इसकी हाइट पे कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा। ये जो मैंने बनाई है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट बनाती है, क्योंकि मुझे पता है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंट्रॉइड होगा वो हमेशा उसकी हाइट के ऊपर लाई करेगा। मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की पहले हाइट फाइंड आउट कर लेता हूँ। √3/2a होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट। हाइट होगी √3/2 इंटू 27। अब देखिए इसे सॉल्व मत कीजिए, क्योंकि मुझे AO निकालना है, मुझे निकालना है ये चीज। अब आप लोग जानते हैं अगर मैं इसे इसे मैं F मान लूं, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये हमेशा 2:1 में डिवाइड होती है। सेंट्रोइड 2:1 में डिवाइड करेगा, मतलब अगर ये है जो ये जो मैंने निकाली है ये पूरा AF है, मतलब √3/2 मल्टीप्लाइड बाई 27 की वैल्यू अगर 3 यूनिट है तो मुझे 2 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए अब इसे सॉल्व कर लीजिए। √3/2 इंटू 1/3 इंटू 27 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये इससे गया 9 टाइम्स, तो मेरा आंसर कितना आ गया? 9√3। 9√3 सेंटीमीटर मेरा आंसर हो गया। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा परसेंटेज का है। 9% ऑफ 5500 कितना होता है? 9 इंटू 55 प्लस 2.4% ऑफ 1100 कितना होगा? 2.4 इंटू 11। मैं दोनों नीचे के जो डिनोमिनेटर के 100 है परसेंटेज वाले वो कैंसिल करके ही लिख रहा हूँ, और ये हो जाएगा 40 इंटू 16। इस चीज को मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 5 इंटू 11, मतलब 45 इंटू 11, और 45 इंटू 11 कितना होगा? 495। 11 की मल्टीप्लिकेशन अगर आपको पता हो तो दोनों डिजिट्स का सम करके हम बीच में प्लेस कर देते हैं, और इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ 24 मल्टीप्लाइड बाई 11, मतलब 260.26.4। वही 2 और 4 का एडिशन मैंने बीच में प्लेस कर दिया, और जो डेसिमल प्लेस थी वो वहीं लगा दी। 16 इंटू 4 कितना होगा? 640। अब आप क्या कीजिए, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। 640 में से 400 अगर मैं घटाता हूं तो 240, 240 में से अगर मैं 100 घटा देता हूं तो 140, 140 में से मेरे को 5 और ऐड कर देना है, तो 145 माइनस 145। अब इसमें मुझे ऐड करना है 26.4। 145 में से मैं 20 घटा दूं तो 125, 125 में से मैं 6 घटा दूं 119, 119 में से मैं 0.4 घटा दूं 118.6। ऑप्शन नंबर 1 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन DI का, DI हम एंड में एक साथ ही करते हैं। ठीक है, चलिए AB एंड AC आर टेंजेंट्स, ये है सर्कल का क्वेश्चन। ठीक है, ये मैंने बना दिया सर्कल। अब मुझे बनानी है यहाँ पे एक एक्सटर्नल पॉइंट है A, और ये मेरी पहली टेंजेंट है और ये मेरी दूसरी टेंजेंट है। ये AB है और ये AC है, सेंटर है O। हमें बोला गया कि टेंजेंट टेंजेंट दोनों को टच करती है। अब मैं BAC की वैल्यू दे रखी है 118, BAC की वैल्यू 118 दे रखी है। अब देखिए मैं इसे ज्वाइन कर लेता हूँ, और मुझे जो पूछा गया है वो पूछा गया है OCB की वैल्यू, ये वाला एंगल पूछा गया है। ठीक है, देखिए जो OBAC है, OBAC, मैं इससे एक बार बताता हूँ आपको। ये जो OBAC है ये वाला, ये चीज एक
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होती है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है। अगर ये 118 है तो ये पक्का 62 रहा होगा। और ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, मतलब ये भी थीटा रहा होगा। तो ओसी भी एक ट्रायंगल है। 62 प्लस थीटा की जो वैल्यू है वो 180 रही होगी। 2 थीटा की वैल्यू कितनी रही होगी, 180 में से 60 माइनस किया 120, 120 में से 2 माइनस किया तो आया 118। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 59। ऑप्शन नंबर 4 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक बात है। चलिए अब ये क्वेश्चन मेंसुरेशन का, अगेन मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिया हुआ है हमें, जिसकी अगर जो लेंथ है वो ब्रेड की 5 टाइम्स है। अगर ब्रेड x है तो ये 5x है। और दोनों का एरिया मुझे दिया हुआ है। एरिया कितना होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेड। तो 5x मल्टीप्लाइड बाय x कितना हुआ, 3125। 5x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 3125। तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 5 से कैंसिल कर लेते हैं। 6 5 30, 1 नीचे आया, 2 उतरा, 2 2 बचा, 5 नीचे आया, 5। एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 625 है, इस बात का ये मतलब है कि x की वैल्यू 25 है। और अगर x की वैल्यू 25 है, हमें निकालनी है लेंथ, और लेंथ की वैल्यू कितनी है 5x। तो इसका 5 गुना कितना हो जाएगा, 125। तो मेरी लेंथ हो जाएगी 125 सेंटीमीटर। अगेन ये परसेंटेज के सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 25% ऑफ 180, 480। 25% की मैं सीधा ही फ्रैक्शन वैल्यू लिख देता हूँ, 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 480 प्लस 30% 3/10 ऑफ 500 प्लस x/100 इंटू 90 इज इक्वल्स टू 35 इंटू 9। मैंने सीधा ही 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 120, ये कितना हो जाएगा 150, और ये कितना हो जाएगा 9x/10, और ये हो जाएगा 35 इंटू 9। 9 5 45, 4 27 और 4 31, 315। ठीक है, अब इन दोनों का एडिशन कितना हुआ 270। 270 को उधर ले जाके मैं माइनस करूंगा तो कितना बचेगा 45। तो 9x/10 की वैल्यू हो गई 45। इससे मैंने कैंसिल किया तो x की वैल्यू कितनी मिली मुझे 50। तो ऑप्शन नंबर 2 मेरा आंसर हो गया यहाँ पे। अगला क्वेश्चन डीआई का है, डीआई हम एंड में एक साथ ही कर लेंगे। क्वेश्चन मुझे दिया गया है, दो नंबर है जिनका जो सम है वो 59 है। मैं a प्लस बी ले लेता हूँ इन्हें। a प्लस बी का सम 59 है और a मल्टीप्लाइड बाई b का सम 1150 है। देखिए अगर मैं पहली इक्वेशन का स्क्वायर करता हूँ तो मुझे मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस इज इक्वल्स टू 59 इंटू 59। मैंने अभी एक्सपेंड मतलब स्क्वायर नहीं किया है। अब ए बी की वैल्यू मुझे पता है तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1100 का दुगना 2200 और 50 का दुगना 100, 2200 और 100 2300, तो ये होगा 2300 इज इक्वल्स टू 59 इंटू 59। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू होगी 59 इंटू 59 माइनस 2300। देखिए ऑप्शन, अगर आप चारों ऑप्शन ढंग से देखें तो चारों ऑप्शन की यूनिट डिजिट अलग अलग है। मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूँ कि जो ये वाला पोर्शन है इसकी यूनिट डिजिट आने वाली है 1, और ये वाले पोर्शन की यूनिट डिजिट है 0। अगर एक ऐसा नंबर जिसकी यूनिट डिजिट 1 हो उससे एक ऐसे नंबर को माइनस किया जाए जिसकी यूनिट डिजिट 0 हो, तो आंसर जो भी आएगा उसकी यूनिट डिजिट हमेशा 1 रहेगी। और ऐसा ऑप्शन मेरे पास ऑप्शन नंबर डी है, 1181 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डीआई का क्वेश्चन है अगला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि दो ट्रेन है वो सेम टाइम पे स्टार्ट होती है और दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ती है स्पीड से 90 और 70 से। देखिए दो ट्रेन अगर सेम टाइम से स्टार्ट हुई है और अगर वो मीट कर रही है, इस बात का ये मतलब है कि उन दोनों ने जो टाइम ट्रेवल किया है वो सेम किया है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। अगर टाइम दोनों का कांस्टेंट है तो डिस्टेंस और स्पीड के बीच में जो रिलेशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे मुझे स्पीड का रेशो दे रखा है दोनों ट्रेन के बीच में 90:70, मतलब 9:7। अगर स्पीड का रेशो 9:7 है तो डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है उसका रेशो भी 9:7 होगा।
क्योंकि स्पीड और डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं जब टाइम कांस्टेंट होता है। ठीक बात है। तो चलिए, पहली ट्रेन ने 9 यूनिट ट्रेवल किया, दूसरी ट्रेन ने 7 यूनिट ट्रेवल किया। अब बोला गया है कि एक ट्रेन ने 140 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल किया है। हम देख सकते हैं कि इस वाली ट्रेन ने ज्यादा ट्रेवल किया है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 यूनिट। और इस 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 140। मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 70। दोनों ट्रेन ने मिलकर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 9 + 7 16 यूनिट। और एक यूनिट की वैल्यू अगर 70 है तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ? इतना। और ये कितना हो जाएगा? 16 × 7। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1120। ये रेशो वाला कंसेप्ट अगर आपको नहीं पता तो मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो डाली थी, उस पे आपको मिल जाएगा ये। मैंने वहां पे प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन समझाया था कि डिस्टेंस, स्पीड और टाइम के बीच में तीनों में से जब भी कोई एक चीज कांस्टेंट होती है तो बाकी दोनों के बीच में रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसी सेम कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन है। ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर सिस्टम का है। यहाँ पे हमें बोला गया है कि एक नंबर 11 से डिविजिबल है और हमें लीस्ट वैल्यू निकालनी है a माइनस बी की। A9257B684। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? ऑड प्लेसेस पे जो भी डिजिट्स है उन्हें ऐड करो, इवन डिजिट्स पे जो भी डिजिट है उन्हें ऐड करो। उन दोनों का डिफरेंस या तो 0 होगा या 11 होगा या 11 का कोई मल्टीपल होगा। मैं पहले ऐड कर लेता हूँ। 6 4 10 और ये 17, 17 + 2 21, 21 + 8। ठीक है, ये मेरा हो गया ऑड डिजिट्स का। इवन डिजिट्स का मैं निकाल लेता हूँ। 8 + b + 5 + 9, 9 5 14, 14 और 8 कितना हो गया? 22 + b। देखिए, मुझे लीस्ट वैल्यू निकालनी है a माइनस बी की। a माइनस बी की लीस्ट वैल्यू निकालने के लिए मुझे b की वैल्यू रखनी होगी मैक्सिमम और a की वैल्यू रखनी होगी मिनिमम। तो मतलब ये बड़ा रहा होगा, तो मुझे 22 + b पहले रखना है, -21 + a। या तो ये 0 होगा या ये 11 होगा या तो ये 22 होगा या 33 होगा, उसका कोई ना कोई मल्टीपल रखा होगा। ठीक बात है। तो मैं सबसे पहले 0 रख के देख लेता हूँ। 0 मैंने रखा तो 22 + b, नहीं 21 आया है क्या यहाँ पे? ठीक है, एक मिनट रुकिए। 6 4 10 17, 17 2 19, 19 है ना, 19 प्लस है, ये 19 प्लस ये होगा। ठीक है, ये 19 प्लस होगा, मैं सही कर लेता हूँ। ये होगा 19 प्लस और ये भी 19 प्लस। तो ये होगा 22 + b - 19 - a बराबर 0। तो b - a की वैल्यू आएगी 3। तो नहीं, b - b की वैल्यू -3, तो a - b की वैल्यू हो जाएगी 3। सॉरी, +3, तो a - b की वैल्यू हो जाएगी 3। a - b की वैल्यू 3 और 3 ऑप्शन में है, लेकिन मैं एक बार 11 भी रख के चेक कर लेता हूँ। 22 + b -19 + a की वैल्यू मैंने 11 रखी। तो 22 ये तो b - a + 3 की वैल्यू 11, b - a की वैल्यू 8, तो a - b की वैल्यू आ गई -8। a - b की वैल्यू यहाँ से -8 आ गई। देखिए, अगर आपने 0 रख के 3 देखा और ऑप्शन मार्क कर दिया तो वो आंसर गलत हो गया, क्योंकि -8 भी वैल्यू आ रही है और -8 भी ऑप्शन में है। अब मैं 22 रखूंगा तो और भी नेगेटिव वैल्यू आएगी, लेकिन वो ऑप्शन में है ही नहीं, तो मेरा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है 2 tan x + 3 cot x = 5। 4 tan स्क्वायर + 9 cot x की वैल्यू हमें निकालनी है। देखिए, अगर मैं tan x को मैं a मान लूं तो cot x कितना हो जाएगा? 1/a। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2a + 3/a की वैल्यू हमें दे रखी है 5, और हमें निकालनी किसकी वैल्यू है? 2a के स्क्वायर + 3/a के स्क्वायर की वैल्यू। ये अलजेब्रा का एक क्वेश्चन है। x + 1/x की वैल्यू अगर k है तो x² + 1/x² की वैल्यू k² - 2 होती है। लेकिन यहाँ पर ना कोफिशिएंट्स भी है, तो हमें कोफिशिएंट्स का भी ध्यान रखना है। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 5 का स्क्वायर -2 × 2 × 3, क्योंकि कोफिशिएंट ऐड हो जाते हैं। अगर
कोफिशिएंट्स नहीं होते तो देखिए बड़ा आसान होता है, x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू अगर k है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, के स्क्वायर माइनस टू। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोफिशिएंट भी है तो यहाँ पे अगर ये a है और यहाँ पे b है और यहाँ पे a स्क्वायर है और यहाँ पे b स्क्वायर है तो मैं यहाँ पे a इंटू बी को मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, जो मेरा आंसर है 25 माइनस 12 13 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए की जो सैलरी है वो इंक्रीज हो गई 8 से 11 और उसकी न्यू सैलरी है 33,000। मतलब 33,000 की वैल्यू 11 है तो हमें 8 की वैल्यू निकालनी है। तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24,000। रेशो का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हो गए। अब हम डीआई कर लेते हैं। तो चलिए डीआई का पहला क्वेश्चन हमने देख लिया है। यहाँ पे हमारे सामने दो पाई चार्ट बने हुए हैं। पहले पाई चार्ट में एनरोल्ड स्टूडेंट्स की बात हो रही है और दूसरे पाई चार्ट में पास्ड स्टूडेंट्स की बात हो रही है। और हमें बोला गया है कि निकालना क्या है, द एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पास फ्रॉम इंस्टीट्यूट्स पी प्लस क्यू टुगेदर। देखिए एवरेज नंबर बोला गया है, एग्जैक्ट नंबर नहीं बोला गया है। तो पी प्लस क्यू से पास होने वाले स्टूडेंट्स है तो वो 18% और 24% है। इन दोनों को मैं ऐड करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 42%। 42% बच्चे पी और क्यू से पास हुए हैं। और पी और क्यू से अगर 42 हुए तो उनका एवरेज कितना रहा होगा, 21%। 21% ऑफ पी प्लस क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है। 21% ऑफ पी प्लस क्यू है 3300, तो ये कितना हो गया, 21 × 33। 21 × 33 हो गया मेरा पी प्लस क्यू से पास्ट बच्चे। मैं इसको सॉल्व नहीं करता हूं अभी। इसका मुझे परसेंटेज निकालना है ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एनरोल्ड। यहाँ पे एग्जैक्ट निकालनी है हमें वैल्यू पी और क्यू में एनरोल्ड स्टूडेंट्स की, वो है 50%। तो 5500 का 50% कितना होगा, 2750। तो जो मेरे को निकालना है वो एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पास फ्रॉम इंस्टीट्यूट पी एंड क्यू का 2750 इंटू 100 पे, ये मुझे सॉल्व करना है और मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए जीरो से जीरो कैंसिल कर दिया मैंने, ये 11 से कैंसिल हो रहा है, ये 11 से है 2 जा और 5 जा और ये है 3 टाइम्स। तो मुझे सॉल्व करना है 21 × 3 × 10 डिवाइडेड बाई 25। ये गया 2 टाइम्स, ये गया 5 टाइम्स, तो ये हो गया 21 × 6, 6, 12 और 5, 126/5। 126/5 कितना होगा, 2 2 25 पॉइंट समथिंग मेरा आंसर होगा। 25 पॉइंट समथिंग, तो दो है ऑप्शन। तो यहाँ पे कितना है 25 और अभी भी नीचे कितना बच गया, 1। जीरो कैरी आएगा तो वापस करूंगा 2, तो ये होगा 25.2। 25.2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। परसेंटेज की बेसिक अप्रोच निकालनी थी। आपको पता ही है कि बेस वैल्यू किसको लेनी थी, बेस वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में ले रहा था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन पी प्लस क्यू, तो वो मेरा डिनोमिनेटर होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं हम डीआई का। सेकंड क्वेश्चन डीआई का मैं बोल रखा है, students of primary, middle, senior secondary and senior secondary classes collected the donation for a relief fund as shown in the pie chart. If the donation collected from the middle class, देखिए ये मिडिल क्लास से ये है और ये है 30%, मतलब 6750 की वैल्यू 30% है। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, टोटल मनी कलेक्टेड बाय सीनियर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी, इन दोनों का मिलाकर कितना होगा, 25 25 50, 52%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल और ये इससे कटेगा तो ये कितना आएगा, 225। 3 से कैंसिल किया मैंने तो 225 इंटू 52 मेरा आंसर है। मेरे आंसर की यूनिट डिजिट होगी 0। लेकिन मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास दो ऐसे ऑप्शन है जिनकी यूनिट डिजिट 0 है। तो यहाँ तो मैं इसे कर सकता हूँ मल्टीप्लाई, वरना आप क्या कर सकते हैं ना, नंबर सिस्टम का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन में 2 जीरो है और एक ऑप्शन में 1 जीरो है। 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 25 को मैं लिख सकता हूँ 45 इंटू 5 और 45 इंटू 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 इंटू 5 इंटू 5 इंटू, और 52 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 13। देखिए इस मल्टीप्लीकेशन में 2 बार 5 है और 2 बार 0 है, मतलब जो भी मेरा आंसर आएगा उसके एंड में 2 जीरो आने वाले हैं। ऑप्शन नंबर
4 मेरा आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरोस का कंसेप्ट मैंने यूज किया है नंबर सिस्टम का, क्योंकि देखिए नंबर सिस्टम चैप्टर ही ऐसा है कि उसके कंसेप्ट आप बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज कर सकते हो और उसमें आप कैलकुलेशन में अपना टाइम बचा सकते हो। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन डीआई का हमारे सामने आ चुका है। डीआई के इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक बार ग्राफ दे रखा है हमें 2014-15 की जो कंपनीज है और 2015-16 की जो 5 कंपनीज है ABCD, उनका सेल्स टर्नओवर हमें दे रखा है इस ग्राफ में। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि if there was an increase of 25% in the average of the sales turnover of all the companies together in 2014-15 from that of 13-14, then what will be the average of the sales turnover of the all companies together in 13-14? मतलब 2013-14 में जो सेल्स हुई थी एवरेज और 2014-15 में जो सेल्स हुई थी, ये इसका 25% ज्यादा है। तो मुझे ये पता है और इससे मुझे ये निकालना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एवरेज सेल निकालता हूँ 2014-15 की। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे ब्लू वाले सबको ऐड कर देना है। 1060, 954, 850, 1360 और 1080। मुझे इन पांचों को ऐड कर देना है। ये हो जाएगा 4, 10, 10 और 12, 22, 22 और 8, 30, 0 यहाँ पे 3 इधर, 6, 6 और 9, 15, 15 और 8, 23, 3 यहाँ पे 2 इधर और ये हो जाएगा 5, 5304 का एवरेज मुझे निकालना है पांचों कंपनी का। तो मैं इसे कर देता हूँ डिवाइड बाई 5। तो दिस इज व्हाट, दिस इज एवरेज सेल्स ऑफ 2014-15। अब ये 2013-14 का 25% ज्यादा है। मतलब अगर इस चीज की वैल्यू अगर 4 यूनिट रही होगी तो इस चीज की वैल्यू 5 यूनिट रही होगी। देखिए 4 का ही तो 25% ज्यादा 5 होता है। मतलब कि 5304 डिवाइडेड बाई 5 की वैल्यू अगर 5 की तो मुझे 4 की वैल्यू निकालनी है। कैलकुलेशन करते हैं। 5304 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 4। मैं 25 से इसे डिवाइड कर लेता हूँ। ये जाएगा 2 टाइम्स तो 3 बचा, फिर 0 आया 1 टाइम्स, 5 बचा, फिर वापस 2 टाइम्स तो 4 बचा, तो 212 आ रहा है। 2 देखिए दो आंसर काफी पास पास नहीं है। 212 इंटू 4 ही करके देख लेता हूं मैं। 8, 4, 8, 848 मेरा आंसर है। 848.64। क्योंकि मैंने यहाँ डेसिमल इग्नोर कर दिए, मैंने ऑप्शंस पे नजर मारी और ऑप्शंस काफी दूर दूर थे, तो 848 से थोड़ा सा बड़ा मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन जो है डीआई का उस पर बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन में हमें बोला गया है व्हाट इज द परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ई इन ऑल द सब्जेक्ट्स टुगेदर अज्यूमिंग मैक्सिमम मार्क्स ऑन ईच सब्जेक्ट इज 100। ई के कितने मार्क्स आए, मैथ्स में आए हैं 60, इंग्लिश में आए 50 और फिजिक्स में आए 70। 60 प्लस 50 प्लस 70 मतलब कि 180 मार्क्स आए हैं 300 में से। तो इसका ये कितना हो जाएगा, 60%। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। तो इसी के साथ हमारे सारे के सारे 25 क्वेश्चन ओवर हो चुके हैं। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। अगले सेशन में हम क्या करने वाले हैं, अगले सेशन में हम करने वाले हैं 12 अप्रैल की शिफ्ट थर्ड। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हमें अब करनी है शिफ्ट 3। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।